रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने इसके स्टेप्स समझे थे। कितने स्टेप्स होते हैं? 4। नंबर 1 पे क्या किया था हमने? ब्रीथिंग, है ना। ब्रीथिंग, नंबर 2 एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। नंबर 3 इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन लीजिए। और नंबर 4 सर्कुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर जी सर सेलुलर। रेस्पिरेशन। हमने सिंपल सी चीजें क्या क्या समझी इनमें, देखिए। ब्रीथिंग में हमने समझा कि भाई इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और एक्सहेल ऑफ CO2। एक्सटर्नल में हमने समझा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरी। फिर इंटरनल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बताओ भाई किस किस के बीच में? बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू, ब्लड, ब्लड, यही तो था। और सेलुलर रेस्पिरेशन, भाई जब हमारी सेल्स सेल टू टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यस ऑफ ATP, जब हमारा सेल यूज कर लेता है भाई ऑक्सीजन का और ATP में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट होता है ATP में? ग्लूकोज प्लस O2 ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, कन्वर्ट हो जाता है ATP, और ATP के साथ एक और एंड प्रोडक्ट बनता है, हमने बताया था कल, CO2। CO2। चलिए, ये हमारे 4 प्रकार के रेस्पिरेशन के स्टेप्स थे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये तो क्लियर है आप लोगों के? रफ कर दूं इनको? यस सर। चलिए, अब आज ना हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही एक छोटा सा टॉपिक और छेड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है टाइडल वॉल्यूम का। क्या होता है? व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, है ना। तो भाई देखो, सिंपल वर्ड, जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इन हिंदी, है ना। सो हम लिख सकते हैं एयर that moves into lungs with each quiet inspiration। क्वाइट लिख लो या नॉर्मल, और नॉर्मल इंस्पिरेशन। भाई नॉर्मल सांस को लेना और छोड़ना ही हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। नॉर्मल, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो और नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। बताइए समझ आया या नहीं? और ये पूछ लिया जाता है इन क्वांटिटी कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, तो बता देना 500 ml। भाई नॉर्मल सांस लेना और छोड़ना होता है और 500 ml होता है। बताइए ये बात समझ आई है नहीं भाई आप लोगों के? ये तो क्लियर, छोटी सी बात है। यस सर। चलिए, अब इसके बाद टाइडल वॉल्यूम के तुरंत बाद मैं कराऊंगा वाइटल कैपेसिटी।
भाई वाइटल कैपेसिटी पहले तो देखो हिंदी में समझो क्या होता है। जब हम गैस को ना मतलब मैक्सिमम एयर को सांस को बाहर छोड़ते हैं और मैक्सिमम को अंदर लेते हैं, मैक्सिमम सांस का छोड़ना और मैक्सिमम सांस का अंदर लेना, जितना ले सकते हैं उतना अंदर लेंगे और जितना सांस छोड़ सकते हैं उतना छोड़ देंगे, तो वही हमारा वाइटल कैपेसिटी कहलाता है ना। लिख लीजिए इसके बारे में एक बार। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस that can be expired, that can be expired लिख लो या फिर exhale लिख लो, एक ही बात है, या exhale एक ही बात है ना। आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन, मैक्सिमल इंस्पिरेशन या इनहेल, या इनहेल एक ही बात है भाई। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, नॉर्मल सांस अंदर लिया, उसके बाद और ज्यादा खींच के जितना सांस अंदर ले सकते हैं मैक्सिमम उतना अंदर लेना, फिर उसके बाद नॉर्मल सांस छोड़ा और उसके बाद जितना और ज्यादा छोड़ सकते हैं वो छोड़ देना, ही वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। और वाइटल कैपेसिटी किन चीजों से मिलकर बनती है, इसमें देखो कि कौन कौन सी चीज होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये फॉर्मूला याद रखना इसका। कई बार पूछते हैं कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, वाइटल कैपेसिटी। एक बार मैं इसको बताऊंगा भाई क्या क्या चीज होती है ये जो आपकी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी आप यहां तक नोट कीजिए। डन। यस सर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भाई ये हमारा क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। देखिए समझने की कोशिश करना, जो चीज़ समझ ना आए प्लीज़ मेरे से 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो पूछ लेना, मैं बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कुछ बच्चों को मेरे हिसाब से। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, पहले हम हिंदी में ही बात करेंगे कि भाई नॉर्मल सांस को अंदर लेना और फिर मैक्सिमल इनहेल करना, मतलब नॉर्मल सांस अंदर लेना और उसके बाद जितना खींच के अंदर ले सकते हैं उतना खींच के सांस अंदर लेना, ही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। लिख दूं मैं अब इसको इंग्लिश में, देखो एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड in after normal exhalation। भाई देखो नॉर्मल हमने एक्सेल किया, नॉर्मल सांस अंदर ली और उसके बाद जितना अंदर सांस हम अंदर खींच सकते हैं उतना खींच लिया, है ना। नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद भाई अगर हम और ज्यादा फोर्स लगाएं तो और भी सांस अंदर जा सकती है, आप ट्राई करके देख सकते हो। तो उसी को इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या क्या चीजें आती हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल है और वो भी इसी का पार्ट आता है, ठीक है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम कितनी एयर ये कितनी एयर इसमें हम कर सकते हैं भाई, हमारे लंग्स के अंदर कितनी इकट्ठी कर सकते हैं, तो आप लोग बता देना 2100 से 3200 ml, ये एयर होती है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको पता है आप टिक सही करोगे, अदरवाइज गलत हो सकता है। क्लियर है। यस यस सर। सर। चलिए
नंबर 4 एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका जस्ट उल्टा है भाई, बिल्कुल अपोजिट इसका। देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने क्या किया था, हमने नॉर्मल सांस अंदर लिया था, उसके बाद फोर्सफुली सांस अंदर लिया था। लेकिन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमें क्या करना है, नॉर्मल सांस छोड़ना है और उसके बाद फोर्सफुली सांस को और ज्यादा छोड़ देना है जितना हम बाहर छोड़ सकते हैं एनवायरमेंट में, है ना। हो गया ना जस्ट इसका अपोजिट, बताइए। यस सर। तो लिख लीजिए भाई इसको भी, इसका जस्ट अपोजिट हमें लिखना है। एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीथ्ड, out after normal expiration, out after normal expiration। तो भाई ये हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ना। और अगर हम इसको देखें कि ये कितना हमारा कितना हो सकता है, कितने ml हम इसको बाहर छोड़ सकते हैं, तो इसको छोड़ सकते हैं 1000 से 1200 ml। और इसको भी लिख लो, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर लिखना है। बताइए क्लियर है या नहीं। यस सर। चलिए भाई अगर ये क्लियर है तो इसके बाद एक और आता है इसी में, रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो सिंपल सी पहले बात समझो भाई, जब हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम सांस जितना भी हो सके छोड़ देते हैं एनवायरमेंट में, उसके बाद में भी कुछ एयर ऐसी होती है जो हमारी लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है, जो बाहर कभी नहीं निकलती। तो जो वो बची हुई एयर होती है उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। लिख लीजिए। एयर लेफ्ट, सर फुल इनहेल और फुल एक्सहेल करने के बाद बची बची ना। एक्सहेल करने के बाद, फुल एक्सहेल करने के बाद, मैक्सिमम एक्सहेल करने के बाद। ओके सर। हाँ एयर लेफ्ट मैं लिखवा रहा हूं, देखो इसी से समझ आ जाएगा आपका। एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, या फिर आप लिख सकते हो एक्सहेल, सिंपल, दोनों में से जो आपको सही लगे। बताइए ये बात क्लियर है नहीं है। यस सर। चलिए इंस्पिरेटरी रिजर्व हो गया, ये हो गया। अब एक आता है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, भाई देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब है हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है ना। तो इसमें आ जाता है वॉल्यूम, हमारे लंग्स में कितनी वॉल्यूम में गैस स्टोर हो सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन। भाई देखो रेजिडुअल वॉल्यूम में तो हमने सांस छोड़ा था, उसके बाद लंग्स में जितनी एयर बची थी वो था। लेकिन लंग्स टोटल लंग्स कैपेसिटी अगर हमें मेजर करना है ना, तो मैक्सिमम एयर इनहेल करने के बाद जितनी एयर हमारी लंग्स में आ सकती है वही टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। अब देखो इसके बारे में मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट इन लंग्स after a maximal
इनहेल, सिंपल भाई। मैक्सिमल इनहेल करने के बाद जितनी एयर हमारी लंग्स में आई प्रेजेंट हुई वही टोटल लंग्स कैपेसिटी है। बताओ समझ आई या नहीं ये बात? और वो कैसे निकलेगी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, क्योंकि मैक्सिमम एयर अंदर ले रहे हैं तो भाई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। टाइडल वॉल्यूम भी इसी का पार्ट आ जाएगा, Yes, sir. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इसी में आ जाएगा, और रेजिडुअल वॉल्यूम भी इसी का पार्ट है। ये सब मिल जाते हैं तभी हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी बनती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने आपको बताया, टाइडल वॉल्यूम बता दिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बता दिया, रेजिडुअल वॉल्यूम बता दिया। और जब ये चारों मिल जाते हैं तो बन जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। बताइए ये बात समझ आई या नहीं? ठीक। Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद भाई एक और चीज है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम अलग चीज थी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अलग चीज है। इसको भी मैं समझा देता हूं क्या है। नंबर 7, देखिए भाई, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? रेजिडुअल कैपेसिटी तो क्या था, हमने मैक्सिमल एक्सपीरेशन किया, एयर को जितना हो सके बाहर निकाल दी। लेकिन रेजिडुअल कैपेसिटी फंक्शनल क्या होती है? जिसमें हम नॉर्मल एक्सहेल करते हैं और उसके बाद जो एयर हमारी लंग्स में बचती है वही हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। देखिए लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद जो एयर हमारे लंग्स में बचेगी वही फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। और ये कैसे निकाल सकते हैं हम? रेजिडुअल वॉल्यूम, भाई जो बची हुई एयर है, प्लस इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर लें तो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकल जाता है। बताइए क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो ये हमने आज समझे, तो ये आप लोग इनको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, है ना। आज यही टॉपिक हमने भाई प्रिपेयर किया था। इसके बाद में हम मैकेनिज्म करेंगे। देखो मैं एक चीज आपको सिंपल से समझा देता हूँ, जो मैकेनिज्म करेंगे उसमें जो स्टार्टिंग में आएगी, है ना, देखिए, और ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी चीज समझो भाई, ये चेस्ट है ना, और नीचे चेस्ट के नीचे क्या होता है बताइए भाई, आप खुद बताइए। Stomach. स्टमक, है ना। अब देखिए, हम ना साइंटिफिकली चेस्ट का नेम चेंज कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं थोरेसिक कैविटी, और स्टमक को एब्डोमिनल कैविटी बोल देते हैं। बोल देते हैं भाई, बिल्कुल होती है ये, है ना। तो देखो चेस्ट और स्टमक के बीच में जो ये लाइन दिखाई दे रही है, जो इनको सेपरेट कर दिया है, इसी को हम बोलते हैं डायफ्राम। Yes, sir. डायफ्राम ये इन दोनों के बीच में होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि डायफ्राम एक लाइन होती है, एक सैथ होती है, एक छत होती है, जो हमारे थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है ना। अब नॉर्मल चीज समझिए। देखो मैं एक और डायग्राम साइड में बना रहा हूं, छोटे बनाऊंगा ये डायग्राम। फर्स्ट भाई, ये हमारी टीसी थोरेसिक कैविटी है, ऊपर नीचे एब्डोमिनल कैविटी है ना। अब जब हम नॉर्मल इनहेल करते हैं, इनहेल करते टाइम ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो एक बात बताइए मुझे, जब हमने नॉर्मल इनहेल किया तो हमारी चेस्ट आ जाती है अपवर्ड, बाहर की तरफ, रिब्स प्लस रिब्स अपवर्ड आ जाती है। देख लो सांस इनहेल करके आ जाएंगी, है ना।
तो दूसरी बात, जो ये थोरेसिक कैविटी है इसका वो स्पेस बढ़ा या घटा भाई जब हमने इनहेल किया, बताओ, देखो खुद और बताओ। बड़ा सर। बढ़ा। इट मीन्स जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल करते टाइम थोरेसिक कैविटी, टीसी लिख रहा हूं भाई, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। और प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा जब स्पेस ज्यादा हो रहा है? प्रेशर पड़ेगा सर। अरे डिक्रीज होगा बढ़ेगा भाई, स्पेस ज्यादा हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा हाँ सर, प्रेशर मुझे। है ना। तो देखो, वॉल्यूम का इंक्रीज होना जब हम सांस अंदर लेते हैं, प्रेशर का डिक्रीज होना थोरेसिक कैविटी में ही, और चेस्ट का अपवर्ड फॉरवर्ड चले जाना ही हमारा डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, और डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यही डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोरेसिक कैविटी अपवर्ड आ जाती है, फॉरवर्ड आ जाती है, और जो वॉल्यूम होता है उसका इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों के? जी सर। ये डायफ्राम यस का सर। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब डायफ्राम रिलैक्स होगा, देखिए नीचे, ये हमने फिर से बना दिया डायग्राम। अब जब डायफ्राम रिलैक्स होना है, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे, तो ये जो डायफ्राम है ना भाई थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है ऐसे। तो ये ऊपर तो हमारी कौन सी कैविटी थी? थोरेसिक कैविटी। नीचे थी हमारी एब्डोमिनल कैविटी। अब बताओ मुझे भाई, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पेस बढ़ रहा है या घट रहा है? स्पेस का मतलब वॉल्यूम, बट डिक्रीज, सर। घट गया ना, डिक्रीज हो गया। और जब वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? भाई इंक्रीज हो रहा है। और सर इंक्रीज हो रहा वॉल्यूम का डिक्रीज होना, प्रेशर का इंक्रीज होना और सांस का छोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? डायफ्राम रिलैक्सेशन। है। एक्चुअली रिलैक्सेशन। देखो, वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशनशिप होती है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, ये हमारी एक बकेट है ना, इसमें 300 ml वाटर है, 300 ml वाटर, ये हमारी बड़ी बकेट है इसके साइड में, इसमें भी 300 ml वाटर है। देखना इतने से स्पेस में ही आ जाएगा जो बड़ी है, आएगा या नहीं भाई इतना ही वाटर? तो ये बताओ मुझे, जो छोटी बकेट है वो तो पूरी फुल हो रखी है 300 ml में, और जो ये बड़ी बकेट है इसमें तो और वाटर आ सकता है, आ सकता है या नहीं? हो यस सकता है। सर। तो भाई एक बात बताओ मुझे, जो चीज जितनी छोटी होगी उसका प्रेशर क्या होगा? मतलब अगर मैं इसमें 600 ml वो पानी कर दूं और छोटे वाली में भी 600 ml पानी डालने की कोशिश करूं, तो छोटे वाली बकेट फटेगी या नहीं फटेगी? बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स अगर कोई चीज, किसी चीज का वॉल्यूम कम है तो उसका प्रेशर क्या होगा, बताओ? अरे वॉल्यूम कम है छोटी बकेट का तो वॉल्यूम प्रेशर का कैसा होगा इसमें? ज्यादा ज्यादा होगा। और ये जो बड़ी बकेट है इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसमें प्रेशर कैसा होगा? कम होगा सर। कम होगा। यही रिलेशनशिप मैं आपको थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में बार बार समझा रहा हूं। बताइए बात क्लियर हुई है नहीं? डन। यस सर। चलिए, बस भाई आज इतना ही, और बातें हम कल करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे कल, है ना। मैकेनिज्म में यस सर। कितना परसेंट हम क्या चीज करते हैं क्या चीज नहीं, कल वो सब चीजें हम करने वाले हैं। फिर कल शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ओवर हो जाएगा। ओवरऑल चीजें, बेसिक चीजें हम कर चुके हैं। जो टीजीटी के पेपर वाले हैं ना बच्चे, उनका तो हो चुका भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट, इतने में भी से अगर जब हम इनहेल करते हैं, हाँ सर बोलो। सेलुलर वाला बताना। सेलुलर रेस्पिरेशन, हाँ बताता हूँ, देखो सर मैं ये बोल रहा था मतलब कि जब अपन इनहेल करेंगे हाँ जी, तब कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायफ्राम का साइज बढ़ेगा, डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो और जाएगा जब जब एक्सेल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन तब वो करेंगे। रिलैक्सेशन जाएगा उसका। ठीक है सर।
नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है ना भाई, वो कम हो जाएगी, उसका हाँ उसका सर। वॉल्यूम कम हो जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सर इनहेल के टाइम पे सर उसका साइज, अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनहेल के टाइम पे साइज उसका डायफ्राम का बढ़ता है या कम होता है फिर सर? साइज बढ़ेगा, ठीक सर। क्योंकि थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ रहा है ना। लेकिन जो ये क्वेश्चन ये बनाने वाले हैं ना भाई, ये गलत क्वेश्चन मानता हूं मैं, अगर ऐसा लिखेंगे वो हाँ कि सर। इनहेल के साइज में, इनहेल के टाइम में उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा। एक बात आप खुद बताओ, ये हमारी दोनों दोनों के बीच की कैविटी है, हाँ सर। उनको ये क्वेश्चन देना चाहिए कि जब हम इनहेल करते हैं तो थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा या घटेगा, या एब्डोमिनल कैविटी का साइज बढ़ेगा या घटेगा, है ना। क्वेश्चन ये बनता हाँ है। सर। तो थोरेसिक कैविटी का तो साइज बढ़ेगा जब इनहेल करेंगे, जब एक्सहेल करेंगे तो बढ़ेगा थोरेसिक सर। कैविटी का साइज घटेगा। हाँ। क्लियर है। यस सर। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको यस सर। प्रॉब्लम है। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, मैंने बताया था ये सेल है, सेल, इसको चार्ज होने के लिए क्या चाहिए, एटीपी। और एटीपी इसको कैसे मिलेगा, ग्लूकोज जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता है प्लस O2 ऑक्सीजन जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो एटीपी बनता है और इसके साथ CO2 बनता है। एटीपी मिलने के बाद ही सेल एक्टिव होता है ना। तो ये जब ग्लूकोज O2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये एनर्जी दे देता है सेल को, तो उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। when glucose and ATP convert into ATP, when glucose and O2 convert into ATP, that is called cellular respiration। बताइए भाई समझ आया या नहीं। यस सर। और कोई प्रॉब्लम है, बताइए। यहां तक जितना मैंने करा दिया इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को अभी तक, कोई से और रेस्पिरेशन में नहीं हो, सर। कुछ और हो, नहीं है। सर ये इनहेल करेंगे तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, जो डायफ्राम है छोटा हो जाता है इनहेल में, मतलब कि नीचे की साइड आएगा, तो मतलब ये छोटा होएगा ये जब हम इनहेल के इनहेल करें। टाइम में डायफ्राम नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है सर। हाँ नहीं जी। सर, अगर वो ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट में आता है उसके लिए फिर क्या करेंगे सर? अगर हाँ पूछते हैं उसके कि लिए जब इनहेल पूछ। करते हैं। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो उसमें आप साइज बढ़ने पे ही टिक करना। इनहेल में बढ़ेगा सर। हाँ जी, इनहेल में बढ़ेगा, क्योंकि वो थोरेसिक कैविटी को ही मानेगा बढ़ना और घटना। हाँ सर। सही, क्योंकि अगर अगर एक्सेल हाँ में बढ़ेगा तो फट जाएगा वो। हाँ, नॉर्मल लिख लीजिए आप लोग। इनहेल के टाइम पे थोरेसिक जो कैविटी, जो डायफ्राम का साइज होता है, डायफ्राम साइज इंक्रीज इंक्रीज। लिख लीजिए। और एक्सहेल के टाइम इसका अपोजिट, डायफ्राम साइज डिक्रीज, ये लिख लीजिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट इनहेल के टाइम करता है, कई बुक्स में एक्सहेल के टाइम लिखा हुआ है, वो गलत है। इनहेल के टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम। क्लियर। यस सर। बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम है भाई डायफ्राम से रिलेटेड। नहीं सर, सर सर डायफ्राम भी क्योंकि ये वो हाइलिंग डायफ्राम कार्टिलेज से सिकुड़ बना है जाता क्या? है ना नीचे की तरफ। डायफ्राम, हाँ जी बिल्कुल, डायफ्राम नीचे की तरफ सिकुड़ने को ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यस सर। सर डायफ्राम भी ये हाइलिंग कार्टिलेज का ही है क्या? डायफ्राम भी बना होता है, मैं एक बार चेक करूंगा उसके बाद बताऊंगा भाई, ये चीज तो मैं आपको किसका बना हुआ है ना। यस सर। और बताइए, अब क्लियर हुआ या नहीं डायफ्राम का आपको टॉपिक की भाई, क्या कॉन्ट्रैक्शन, क्या साइज बढ़ता है या घटता है। वैसे साइज की जगह वॉल्यूम भी आ यस सर, सकता क्लियर। है, वॉल्यूम इंक्रीज है ना। यस सर। वॉल्यूम होता तो देखो, जैसे अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, टोटल वर्क डन ही तो वॉल्यूम होता है भाई, हमने कितना कार्य टोटल किया, यस सर। तो वही तो है भाई, टोटल साइज कितना है वही तो वॉल्यूम है। चलिए, अब क्लियर है। यस। चलिए तो भाई, और यस बातें सर। हम कल करेंगे, आज इतना ही।